दोस्तों अपनी जेब से अगर आप अपना 1000 का नोट निकालें और देखें तो उस पर एक इबारत दर्ज है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। तो दोस्तों मैं ये जानना चाहता था कि आज अगर मैं स्टेट बैंक के पास जाऊं और उससे मुतालबा करूं तो क्या स्टेट बैंक मुझे कुछ अता करेगा, और अगर करेगा तो क्या। दोस्तों 18वीं और 19वीं सदी में जब इकोनॉमी ने बढ़ना शुरू किया और इंग्लैंड पूरी तरह दुनिया पर छाया हुआ था और इंग्लैंड को दुनिया के हर कोने पर अपने ट्रुप्स तैनात करने थे, जिसके लिए उसको चाहिए थी एक कॉमन करेंसी जो कि हर जगह एक्सेप्ट कर ली जाए। और यहाँ थी प्रॉब्लम, अभी तक हमने जितने भी नोट देखे थे वो लोकली यानी मुल्की सतह पर ही चल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड ने नोट इशू किए और अपने लोगों को दिए, और वो लोग जब दूसरे मुल्क गए तो वहां नोट एक्सेप्ट ही नहीं होते थे क्योंकि उनके पास भी अपने दूसरे नोट होते थे और दोनों पार्टियों को ये नहीं पता था कि किसके नोट की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लैंड के 100 पाउंड्स हैं और आप अमेरिका जाते हैं, तो आपको कैसे पता लगता है कि आपके 100 पाउंड अमेरिका के कितने डॉलर्स के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ तो हर मुल्क अपने नोट छाप कर बैठा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि किसने कितने नोट छापे हैं। और यहाँ जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो इन सब करेंसीज को लिंक कर दे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ ट्रेड यानी लेन देन आसान हो जाए। और फिर इंट्रोड्यूस किया गया गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड होगा वो उतने ही पैसे के नोट प्रिंट करेगा और उसी रेट पर दूसरे मुल्क की करेंसीज कन्वर्ट की जाएंगी। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि पुराने वक्तों में जब इकोनॉमी ने बढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त के माहिर माशियात ने यह अंदाजा लगा लिया था कि गोल्ड को एज अ करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है, मगर अब हम ये कह रहे हैं कि गोल्ड को वापस करेंसी से मिला देना वाकई कमाल की बात है। Alright, so let me explain, because ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए गोल्ड को एज करेंसी इस्तेमाल करना सही नहीं है, बट गोल्ड को दूसरी करेंसीज के साथ लिंक करना बहुत ही फायदे का काम है, क्योंकि इस तरह आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों गोल्ड स्टैंडर्ड से एक और मामला भी हल हुआ और वो था इन्फ्लेशन, यानी मुल्क अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट प्रिंट नहीं कर सकता था और अपनी आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता था, क्योंकि पहले नोट अपनी मर्जी से प्रिंट होते थे जिससे इकोनॉमी को आमतौर पर खतरा रहता था। लेकिन मुल्क भी क्या करते, मिसाल के तौर पर एक मुल्क को अगर जंग के लिए जाना है तो वो क्या करेगा अगर उसके पास पैसे ही नहीं है हथियार खरीदने के लिए। आसान तरीका ये था कि वो नोट प्रिंट करते और मार्केट से हथियार खरीद लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते थे। वो अगर करते भी तो एक हद तक ही करते जिससे मुल्क की इकोनॉमी खराब ना हो। इस गोल्ड स्टैंडर्ड से मामला आसान हो गया क्योंकि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से अब कुछ भी खरीद सकता था और हर किसी को पता था कि दूसरे मुल्कों के नोटों की वैल्यू कितनी है। इससे एक और भी काम हुआ कि ज्यादा से ज्यादातर ममालिक चाहते थे कि वो अपने पास गोल्ड रखें और यूजुअल ट्रेड सोने में करें ताकि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। और फिर शुरू हुई जंग अजीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1। इस दौरान बड़े ममालिक को पैसा चाहिए था, और पैसा कहां से आता, क्योंकि आप गोल्ड से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते थे। और फिर एक एक करके मुल्कों ने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटना शुरू कर दिया क्योंकि ममालिक को पैसा चाहिए था ताकि वो जंग में हिस्सा ले सकें, और उन्होंने भर भर कर हथियार खरीदे थे अमेरिका और दूसरे ममालिक से। और अब खरीदने के लिए उनके पास गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़कर प्रिंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ये ममालिक नहीं चाहते थे कि उन नोटों के हामिल लोग स्टेट बैंक जाएं और मुतालबा करें कि हमें हमारा सोना वापस किया जाए। तो इस मामले से निमटने के लिए इंग्लैंड ने अपने लोगों से कहा कि बराए मेहरबानी मुल्क की खातिर आप हमसे गोल्ड ना मांगे, और जर्मनी ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह लैंड स्टैंडर्ड यूज करेंगे। सो दोस्तों एनीवे, बढ़ते हुए अखराजात की वजह से इन ममालिक के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। और यहाँ मजेदार बात यह थी कि सिर्फ चंद ही ममालिक अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, जैसा कि अमेरिका। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। दूसरे ममालिक ने सोचा कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारी जरूरत है लेकिन फिलहाल नहीं, मगर जब हम इस पहली जंग अजीम से बाहर आ जाएंगे तो हम फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, क्योंकि जरूरी भी यही था, वरना इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती। और फिर लगा एक और बड़ा झटका जो कि पहले से भी ज्यादा तगड़ा था, जंग अजीम 2M यानी वर्ल्ड वॉर 2।
इसने बहुत से ममालिक की कमर तोड़कर रख दी थी, क्योंकि दूसरी जंग अजीम शायद आज तक की सबसे ज्यादा महंगी जंग थी। इस दौरान अमेरिका को छोड़कर बड़े बड़े ममालिक की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, और अमेरिका उन चंद ममालिक में से था जो उस वक्त भी एक्सपोर्ट कर रहा था और इंपोर्ट कम, यानी कि अमेरिका में स्टिल गोल्ड जमा हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक बड़े बड़े ममालिक की इकोनॉमी टूट चुकी थी और वहीं तकरीबन पूरी दुनिया का सोना अमेरिका में मौजूद था। तो जब दूसरे ममालिक की इकोनॉमीज रिकवर होना शुरू हुई तो कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस ना जा सका, क्योंकि उनके पास इतना गोल्ड मौजूद ही नहीं था दोस्तों। लेकिन अमेरिका का गोल्ड अभी तक डॉलर स्टैंडर्ड पर था, तो बहुत से ममालिक ने फैसला किया कि जैसा कि अमेरिका का डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पर है, तो क्यों ना हम अपनी करेंसीज को डॉलर के साथ जोड़ लें। और एक एक करके ममालिक ने अपनी करेंसीज डॉलर के साथ जोड़ ली, और इसी वजह से जरूरी हो गया कि डॉलर को हर मुल्क के पास होना चाहिए अगर वो अपनी करेंसी को गोल्ड में बदलना चाहते हैं, क्योंकि सारी करेंसीज रद्दी थी सिवाय यूएस डॉलर्स के। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक ने ग्रो करना शुरू किया, तो डॉलर ओवर वैल्यूड होना शुरू हो गया। हर मुल्क को डॉलर चाहिए था, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि सोने से भी ज्यादा बढ़ गई। ये बात है 1965 की। चार्ल्स डे गोयल, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था, उन्हें अमेरिका की ये मोनोपोलिस्टिक क्राइटेरिया समझ नहीं आता था कि क्यों अमेरिका की करेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत सारे डॉलर्स कमा कर अमेरिका को वापस करूं और अमेरिका से मुतालबा करूं कि वो इन नोटों के बदले मुझे सोना अदा करे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फ्रांस की नेवी को कहा कि शिप्स भर भर कर अमेरिकी डॉलर्स अमेरिका को वापस करें और अपना सोना वापस लेकर आएं। और फ्रांस ने इस तरह शिप्स भर भर कर डॉलर्स अमेरिका को भेजे और उनका सोना वापस भी आया। दूसरे ममालिक ने जब ये देखा तो उन्होंने भी इस पर अमल करना शुरू किया, और 1971 तक अमेरिका को अंदाजा हो चुका था कि मामलात बहुत ही खराब होना शुरू हो गए हैं। डॉलर वैसे ही ओवर वैल्यूड है, वियतनाम और कोरिया की जंगें भी सर पर हैं और पैसे हमारे पास से ऑलरेडी जा रहे हैं और सोना भी जाना शुरू हो गया है। तो उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने एक बहुत ही अजीब फैसला किया। उन्होंने अमेरिकी डॉलर्स के पीछे से गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया, क्योंकि सारी की सारी करेंसीज अमेरिकी डॉलर पे डिपेंड करती थी और अमेरिकी डॉलर के पीछे अब कुछ भी नहीं था। रिचर्ड निक्सन के इस फैसले से दुनिया में एक भौचाल तो आया, लेकिन छोटे ममालिक ने फिर भी अपनी करेंसी डॉलर से जोड़े रखी और इस तरह हमारी मॉडर्न करेंसी वजूद में आई, जिसके पीछे लिटरली कुछ भी नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि स्टेट बैंक आपको क्या अदा करेगा। जब मुझे पता चला कि हमारी मॉडर्न करेंसी के पीछे कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये सवाल परेशान करने लगा। मैंने अपने तमाम जानने वालों से जो कि फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड थे, उन सबसे कांटेक्ट किया और पूछा कि आज के दौर में अगर मैं 1000 का नोट लेकर स्टेट बैंक के पास जाऊं और स्टेट बैंक से मुतालबा करूं तो स्टेट बैंक मुझे क्या अदा करेगा। और दोस्तों, सब लोगों को इसका जवाब नहीं पता था। मैंने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तक से ये बात पूछी, तो उन्होंने जवाब में सिर्फ ये कहा कि हम पूछ के या पढ़ के आपको बताएंगे। और जब उन्होंने जवाब दिया तो वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जो बेस्ट जवाब मुझे मिला वो ये था कि स्टेट बैंक आपको कुछ भी अता नहीं करेगा, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो आपको डॉलर्स दे देगा, क्योंकि यूएस डॉलर्स पाकिस्तानी रुपयों को वैल्यू देता है। कुछ ने कहा डॉलर भी नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि स्टेट बैंक ने सिर्फ इस नोट की जिम्मेदारी ली हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं अगर अपना पैसा लेके स्टेट बैंक के पास जाऊं और मुतालबा करूं स्टेट बैंक से, तो स्टेट बैंक मुझसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए नोटों के बदले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे सोना चाहिए, तो स्टेट बैंक बोलेगा जाओ मार्केट से परचेज कर लो, मैं जिम्मेदार हूँ कि मार्केट तुम्हें इस कागज के बदले इस नोट की वैल्यू के बराबर सोना देगी। या मैं कहूँ कि मुझे जमीन चाहिए, तब भी स्टेट बैंक का यही जवाब होगा कि प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करके जमीन परचेज कर लो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस करेंसी के हिसाब से तुम जमीन परचेज कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये दोनों चीजें इस नोट के बदले नहीं मिलती, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीजें मिलें। सो नाउ दोस्तों, ये जवाब इत्मीनान बख्श यानी कि सेटिस्फैक्टरी तो
लगता है कि हाँ वाकई स्टेट बैंक जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन स्टिल ये लिखी हुई इबारत यानी कि लाइन हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा सही से समझ नहीं आती, क्योंकि स्टेट बैंक तो मुझे कुछ नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा है। तो शायद इसको लिखा जाना चाहिए कि स्टेट बैंक इस नोट का जामिन है, ना कि अता करेगा। इस टॉपिक पर पाकिस्तान में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना होने के बराबर है। अगर आपको इस मामले में कुछ मालूमात हैं तो प्लीज सोर्सेस के साथ मुझसे जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास मौजूद बेल के आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं मालूमाती विकी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो। वस्सलाम।